हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का अगर हेडलाइन देखें तो जो शांति बिल लाए थे गवर्नमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, लोकसभा पासेज न्यूक्लियर एनर्जी बिल अलाउइंग प्राइवेटाइजेशन। तो अब जो प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स होंगे या फर्म्स होंगे, कंपनीज होंगे, वो लोग भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये बॉम्ब बनाने के लिए जो होता है उसके लिए अलाउड नहीं है। ये दिस इज़ ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसमें फिर है लाइबिलिटी का क्लॉज है। उसके बाद सरकार पे क्या होगा, जो रिसोर्सेज है वो सरकार कंट्रोल करेगी। ये सब कुछ कुछ प्रोविजंस है। इससे यूपीएससी प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। प्री में वो दो तीन स्टेटमेंट दे देगा विथ रिगार्ड टू द रिसेंटली पास्ड इनएक्टेड शांति विल कंसिडर द फॉलोइंग। उसमें दो तीन स्टेटमेंट दे देगा। या फिर मेंस में सिंपल पूछ देगा कि द रिसेंट पुश फॉर प्राइवेटाइजेशन, उसमें चैलेंजेस या वे फॉरवर्ड है, जो भी वैसे पूछ सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इंडिया कॉल्स फॉर सेफ्टी एज प्रोटेस्टर्स मार्च। अब ढाका में इंडियन एम्बेसी की तरफ मार्च कर रहे हैं ये बांग्लादेशी लोग। तो उसी पे न्यूज़ है, वैसा कुछ खास नहीं है। अगर एडिटोरियल देखिएगा सॉरी, तो चेंज फॉर द वर्स, द मूव टू ऑल्टर मनरेगा बियॉन्ड रिकॉग्निशन मस्ट बी ड्रॉप्ड। ये वही आर्टिकल है कि जो भी मनरेगा में अभी चेंजेस आ रहे हैं वो जी राम जी वाले बिल में, उसको बोल रहे हैं कि ड्रॉप करने। क्या क्या है, तो जैसे वो कैप कर दिया है, बजटरी कैप हो जाएगा स्टेट्स पे। वो डिसाइड करेगा कि किस स्टेट पे कितना एलोकेशन होगा। 100 से 125 डेज कर दिया है। और ये सब जो प्रोविजंस है ये नए एक्ट में है। ये बेसिकली बोला जा रहा है कि ये कोई रीनेमिंग नहीं है, रीवैम्पिंग है। और आप वो स्कीम को ही खत्म कर दे रहे हो जो राइट टू वर्क है, क्योंकि आप डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन कर रहे हो। तो उसी पे ये आर्टिकल है। अब इसको गो थ्रू करना। रियर गार्ड एक्शन, इंडिया नीड्स ईयर राउंड एक्शन टू टैकल फॉल आउट ऑफ चेंज इन वेदर। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि आप केवल जब एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तब आप वो नहीं कर सकते कि चलो पोल्यूशन बढ़ गया है तो आप कुछ करते हैं। वो जैसे ग्रैप है कि ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कि अब इतना एक्यूआई हो गया तो ये कर दो, इतना एक्यूआई हो गया तो ये कर दो। नहीं, वैसे नहीं होगा। आपको साल भर कुछ करना पड़ेगा। आपको व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे एयर पोल्यूशन को। तो एयर पोल्यूशन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। क्या कॉजेज़ हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड। और इसका जो मेट्रोलॉजिकल जो वो है कॉजेज़ है और जियोग्राफिकल कॉजेज़ है। जैसे क्या होता है कि जो साउथ में जो विंध्यास हैं और नॉर्थ में हिमालय हैं, इन दोनों के कारण एक बाउल का कुछ शेप का बन जाता है, तो उसमें पोल्यूटेंट स्टक हो जाते हैं। फिर विंटर मंथ्स में ज़्यादा होता है वो इसलिए क्योंकि जो कन्वर्जेंस कम होता है और डाइवर्जेंस का ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। तो ये सब भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद द स्टोरी ऑफ विम, ये माइग्रेशन पे 3 आर्टिकल्स है। ये हम स्किप्ड इट, हम खुद भी नहीं पढ़े इसमें क्या है क्या नहीं है। रिकॉर्ड हाई नंबर बोल रहे हैं कि अभी न्यूज़ आया था बीच में कि इंडियन से डिपोर्ट हो रहे हैं यूएस से, तो उसी पे डेटा है। हाउ इज द अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्टेड। अरावली रेंज आपको पता होगा कि दिल्ली से लेके गुजरात तक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये फोल्ड माउंटेन्स है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अरावलीज जो है वो फोल्ड माउंटेन्स है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। ये लगभग 1 से 2 बिलियन ईयर्स अगो ये बने थे। बना कैसा था, तो एक अरावली क्रेटन और बुंदेलखंड क्रेटन का कोलिजन से। 670 किलोमीटर इसका लेंथ है। हाईएस्ट पीक इसमें गुरु शिखर है। ये सब आपको पता रहना चाहिए। और इसका चैलेंजेस क्या है, तो जैसे इलीगल माइनिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, ये सब इसका मेन। और डेजर्टिफिकेशन भी एक ले सकते हैं। इसका एक मेन चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये है कि ये जो थार डेजर्ट है उसको गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ने से रोकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा इस आर्टिकल में एक यूज़ किया हुआ है यूएनसीसीडी का। ये हम लोग पहले भी बात किए हैं।
यूएनसीसीडी क्या है? ये आपको एक यूएनएफसीसीसी है, यूएनसीबीडी है और एक यूएनसीसीडी है। ये तीनों का आपको हर साल जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है आपको उसका अच्छे से प्रिपेयर करना है। कौन कौन से मेन इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, कौन सा अनाउंसमेंट हुआ है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा उनके जो बेसिक्स है वो भी, जैसे यूएनसीसीडी क्या है, तो इट एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। कहाँ पे? तो एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में। ये तीनों को बोला जाता है ड्राई लैंड्स। एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड को बोलेंगे ड्राई लैंड्स। तो इस पे फोकस रहता है। लास्ट में एक पीवाईक्यू भी देखेंगे। एक आपको स्टेटमेंट मिलेगा कि इंडिया हैज कमिटेड टू रिस्टोरिंग 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, डिग्रेडेड लैंड। ये जो है ये एक बॉर्न चैलेंज है। बॉर्न चैलेंज क्या है कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को हम लोग रिस्टोर करेंगे। तो उसमें इंडिया बोला कि हम लोग 26 मिलियन हेक्टेयर्स करके देंगे। इसमें पहले 21 मिलियन हेक्टेयर्स था, उसको बढ़ा करके 26 मिलियन हेक्टेयर्स किया गया है। उसके बाद एक थाईलैंड कंबोडिया पे है। इसमें आपको तो बहुत दिन से ही चल रहा है इन दोनों का, बोल रहे यूएस इसको मध्यस्थता करवा रहा है। ये कुछ किताब का है। मुस्लिम डोमिनेटेड सेगमेंट्स मैप्ड बेटर इन बंगाल एसआईआर। नेहरू पेपर्स नॉट मिसिंग विद सोनिया सिंस 2008। कुछ नेहरू जी का डॉक्यूमेंट्स बोल रहे मिसिंग था, उसमें संसद में सवाल पूछा गया, बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पेपर लॉस नहीं हुआ है। एनआईए अरेस्ट लिंचपिन इन इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग। देखिए फिर से MH-60R हेलीकॉप्टर्स का न्यूज़ है। ये 2-3 दिन पहले भी था कि MH-60R के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। कल अपाचे के ऊपर न्यूज़ था, तो अपाचे, MH-60R, ये सब जो है ये हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर कोई ड्रोन का नाम आता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, किसी सबमरीन का नाम आता है, किसी फ्रीजेट का नाम आता है, तो वो सब आप ध्यान में रखना, क्योंकि वो यूपीएससी अभी 2025 में 3 ऑप्शन दिया था और उसमें दिया हुआ था कि ये क्या क्या है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। 8 ऑफिशियल्स, 3 जुवेनाइल्स हेल्ड ओवर डेथ। ये इसमें क्या हुआ कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में 3 बच्चों ने मिलकर एक चौथे बच्चे को मर्डर कर दिया है, तो उसके ऊपर है। उत्तराखंड गवर्नर रिटर्न्स यूसीसी रिलीजियस कन्वर्जन बिल्स। ये तो ऐसे कुछ खास नहीं है, बस आपको यूसीसी का पता रहना चाहिए कौन सा आर्टिकल है, डीपीएसपी है। उसके अलावा इसका नीड क्या है, इसका चैलेंजेस क्या है, कैसे कर सकते हैं। जैसे पीस मील अप्रोच है कि थोड़ा थोड़ा जो लेस कंट्रोवर्शियल है उसको पहले करो, फिर अवेयरनेस जनरेट करो। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए मेंस के हिसाब से। सजेस्ट मेजर्स टू प्रिवेंट अटैक्स ऑन जजेस। अब हमारे जो चीफ जस्टिस थे उन पे जूता फेंका गया था, तो उसी के संदर्भ में 2 more Indians killed in रशिया यूक्रेन। राज्यसभा पासेस बिल फॉर 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, ये आप ध्यान रखना। और ये 100 यूपीएससी से पूछ चुका है कि सो मच परसेंटेज इज अलाउड इन सो एंड सो सेक्टर्स, तो ये ध्यान रखना आप। इसमें बेसिकली क्या एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है ना कि जो फॉरेन कंपनीज आएंगे उनको केवल प्रॉफिट मोटिव है, उनका बस प्रॉफिट मोटिव होगा, तो इसके कारण वो प्रीमियम बढ़ाएंगे और जो क्लेम्स है उसको कम कर देंगे। मतलब जैसे वो जाएगा कि भाई मेरे को ये हो गया है, आप तो इंश्योरेंस किए थे, मेरा पैसा दो, तो बोलेंगे नहीं नहीं, कोई फ्रीवलेस कारण के पे बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारा जो क्लेम है वो सही नहीं है। तो ये एक वो है क्या बोलेंगे उसको, जो नया कुछ भी होता है तो उससे लोग थ्रेट मानते हैं। भी क्या होता है वो देखते हैं ऐसा करते हैं कि नहीं। प्रसार भारती ड्राफ्ट पॉलिसी टू मनीटाइज टेलीविजन ओटीटी। जो भी इनके पास कंटेंट है उसको ये मनीटाइज करेंगे। मनरेगा को रिप्लेस करो, रेफर जॉब, सॉरी मनरेगा को रिप्लेस मत करो, उस जो रिप्लेस किया है उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। जॉब स्कीम को बोल रहे हैं कि हाउस पैनल को रेफर करो। नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को थोड़ा दिया है लीवे, देखिए लिखा हुआ है, कोर्ट डिक्लाइन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द रिपोर्ट फाइल्ड बाय ईडी। तो इसमें अब खड़गे साहब कुछ बोल रहे हैं। ये वाला देखिए, हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट बैक्स साइमल्टेनियस पोल्स फ्लैग्स चैलेंजेस। ये हमारी गीता गोपीनाथ हैं, ये आईएमएफ में थी पहले। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे का जो पैनल है वो जो बना है रामनाथ कोविंद कमेटी के रिपोर्ट पे,
और फिर बिल आया था 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उस पर फिर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना था, तो उस पर ये जा करके कुछ अपना बात रखी है। इस पे इन्होंने ये बोल रही हैं कि इकोनॉमिकली ये बहुत अच्छा चीज़ है, कुछ चैलेंजेस होगा, लॉजिस्टिक्स का चैलेंज होगा। तो उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस में कुछ बात करते हैं। जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस को वन नेशन वन इलेक्शन भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं देके वन नेशन वन इलेक्शन देता है तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। दूसरा जो बिल आया है वो 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। अब ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये बिल जो है 129th अमेंडमेंट है, लेकिन अभी जो अगर ये एक्ट बनता है तो ये 107th या 8th ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनेगा, क्योंकि हर बिल एक्ट नहीं बनता है, बिल्स लैप्स हो जाते हैं, लेकिन जो नया बिल आता है उसका नया नंबरिंग कर देते हैं। ये करेगा क्या? तो आप आर्टिकल 83 और 172 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का। ये दोनों आर्टिकल 83 लोकसभा के लिए और आर्टिकल 172 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, ये फिक्स करता है 5 ईयर टर्म फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग। जैसे आज है डेट 18 दिसंबर, तो अगर 18 दिसंबर 2025 को फर्स्ट सिटिंग होता है तो 17 दिसंबर 2030 को वो ख़त्म होगा, वो डिसॉल्व होगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जो उसको अमेंड कर दिया जाएगा, इन दोनों आर्टिकल्स को अमेंड किया जाएगा, ये बोलने के लिए कि अगर लोकसभा पहले डिसॉल्व हो जाता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी डिसॉल्व हो जाएंगे। प्लस अगर लोकसभा अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ 2025 में, इसको चलना है 2030 तक, लेकिन 2027 में जाके डिसॉल्व हो जाता है, तो जो नया लोकसभा बनेगा वो केवल 30 तक ही चलेगा, ताकि 30 के बाद फिर से इलेक्शन हो सके। सेम चीज़ 172 में है कि जो 5 साल करता है उसको ये बोलेगा कि अगर 5 साल के पहले डिसॉल्व हो जाता है तो जो इलेक्शन तुरंत होगा और उसका जो नया हाउस बनेगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा, वो रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए ही होगा। ऐसा पंचायत में होता है। ये दोनों एक्ट को अमेंड किया जाएगा और एक आर्टिकल को ऐड किया जा रहा है 82A। ये क्या बोल रहा है कि अब जो लोकसभा चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन, उसमें राष्ट्रपति ये एक नोटिफिकेशन देंगे कि अब जो नया लोकसभा बना है वो जब एक्सपायर करेगा उसी समय बाकी सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी डिसॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि 2026 में जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए। अब प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन देते हैं, तो ये चलेगा कब तक? 2031 तक, सॉरी। अब कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे चुनाव होता है 2028 में, तो इसको चलना चाहिए कब तक? 2033 तक। लेकिन ये जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन होगा, इसमें लिखा होगा कि ये वाला जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है फॉर स्टेट ए, ये कब तक चलेगा? जब तक ये वाला जो लोकसभा का है तभी तक चलेगा। मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा 2031 में। मतलब जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा उसमें एक नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले कि भाई देखो, फर्स्ट सिटिंग के पहले, कि देखो अब जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनेंगे वो इस लोकसभा के डिसॉल्व होने पे सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, और वो डिसॉल्व होने के बाद साइमल्टेनियस इलेक्शंस स्टार्ट होंगे। फिर उसमें ये चीज लागू होगा 82, 83 और 172 कि अब अगर कोई बीच में 5 साल के पहले डिसॉल्व हो जाता है तो उसके बाद जो नया हाउस गठित होगा वो केवल रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए बनेगा, उसके बाद वो खुद से डिसॉल्व होगा। तो ऐसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस चलते रहेंगे। उसके बाद वैष्णव, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, कवच नाम का सिस्टम है, एंटी कोलिजन कवच सेफ्टी सिस्टम, ये आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेन सेफ्टी के लिए है। कन्विक्टेड मिनिस्टर इन महाराष्ट्र लूजेज ऑल पोर्टफोलियोज। अब इनको कन्विक्ट किया गया है, तो इनको आपको पता होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया हुआ है कि सर्टेन ऑफेंसेस में कैसे कैसे आप इस ऑफेंस के लिए अगर आपको जेल हुआ है
आप कन्विक्ट हुए हैं तो आप इतने साल के लिए आप बार डिबार किए गए हैं, इसके लिए तो इतने, इस ऑफेंस के लिए है तो इतने दिनों के लिए आप डिबार किए गए हैं। तो उसमें एक प्रोविजन डाल दिया गया था बीच में कि भाई अगर अपील कर दिया है तो वो डिबार नहीं होंगे, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो उसको फिर खारिज किया गया कि नहीं नहीं, ये तो पूरे एक्ट को ही वो कर देगा, खत्म कर देगा। आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 अच्छे से पता होना चाहिए। अभी जस्ट लास्ट ईयर 2025 में एक क्वेश्चन आया है करप्ट प्रैक्टिसेस पे 1951 के एक्ट का। एनएमसी टू एड प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, बेसिकली नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन है, ये बोल रहा है कि जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना डॉक्टर, वो भी अब सिखाया जाएगा। एमपी गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू, ये कल न्यूज़ में आया था कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को HIV वाले कंटेमिनेटेड ब्लड्स इन्फ्यूज कर दिए गए थे, तो उसी के ऊपर है। पायलट बॉडीज कंप्लेंट टू हाउस पैनल ऑन करप्शन, ये आयुष में है। आयुष जो अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके ऊपर है। सेबी ने कुछ कुछ ब्रोकरेज नॉर्म्स को चेंज किया है, इसको आप पढ़ोगे तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, समझ में आया आपको तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? जो छोटे लोन्स दिए जाते हैं, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, और किनको देंगे? तो जिनका एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया है। अब ऐसा नहीं कि अंबानी अगर 2 लाख रुपया लोन लेगा तो माइक्रो फाइनेंस बोलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, वो लोग करते हैं माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो इसी लेवल के लेंडिंग पे फोकस करते हैं। जापान से MUFG, ये हमारे पीयूष गोयल साहब बोल रहे हैं कि आज ट्रेड डील हो जाएगा ओमान और इंडिया में। फिर आप मैप हम दिखाए थे आपको कि पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, बाबल मंदब और रेड सी आपको पता होना चाहिए। मीजो दुबई टाटा नॉर्मल। फिर फॉरेन में देखिए, ये वेनेजुएला का पीछे अभी पड़े हुए हैं ट्रम्प, उसको बोल दिया है कि टेररिस्ट रिजीम है, और बोल रहे हैं कि जो बैरिकेड लगा दिए हैं, ब्लॉकेड लगा दिए हैं, ना वो टैंकर आएगा ना कुछ जाएगा। नो प्रूफ ऑफ बॉन्डी टेररिस्ट ट्रेनिंग, ये तो बॉन्डी बीच वाले शूटिंग के ऊपर है। बोल रहे सूकी का जो तबीयत है वो ठीक है। जुंटा बोल रहे हैं, जुंटा क्या है? जुंटा वहाँ का मिलिट्री रिजीम है, जो वहाँ पे मिलिट्री रूल है उसको जुंटा बोलते हैं। हाइंग पोल्स, खालिदा जिया, सेल्फ एग्जाइल्ड सन, डायरेक्टर, इसके कुछ नहीं है ये सब, ये हटाओ, ये सब हटाओ, इधर आइए। पॉसिबल डिस्कवरी ऑफ डार्क मैटर स्पार्क्स डिबेट, एक्सपर्ट्स अर्ज कॉशन। आप अगर ये आर्टिकल पढ़ोगे, जितना आपको समझ में आए ठीक है, जो टर्म्स नहीं समझ में आता है उसको आप गूगल या ChatGPT पे सर्च करो और इसको समझने का ट्राई करो कि आर्टिकल है क्या, बेसिकली क्या है। ये एक साइंटिस्ट हुए फ्रिट्ज ज़ुइकी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 गैलेक्सीज है जो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो उनका ये अनुमान था कि जितना उसका मास दिख रहा है मेरे को, जो ऑब्जर्वेबल मास है, अगर सच में उतना ही मास है तो वो दोनों एक दूसरे को रिवॉल्व नहीं कर रहे, रोटेट नहीं कर रहे होते, वो दोनों एक दूसरे को फेंक देते एक दूसरे के, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो वो बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रोबेबली देयर इज समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व, एंड दैट इज डार्क मैटर। डार्क मैटर ऐसा कोई भी चीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल लाइट हो, या अल्ट्रावायलेट रे हो, एक्स रे हो, गामा रे हो, इस पे रिएक्ट नहीं करता है। तो अभी उसके पहले कुछ चलते हैं। देखिए, जो हमारा मैटर जो बना हुआ है, जो भी मैटर है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मेरा ये पेन है, ये बने हुए हैं बैरियॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स से। बैरियॉन्स क्या है? तो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स है, तो कॉमन टर्म है। फिर ये बैरियॉन्स, उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल के भी नीचे जाइएगा तो क्वार्क्स और ग्लूऑन्स से बने होते हैं। ये और भी होते हैं, जैसे गॉड पार्टिकल भी होता है, तो क्वार्क्स और ग्लूऑन से बने होते हैं।
ये सब जो है ये केवल 5% है। डार्क मैटर है 27%। और उसके बाद है जो बोलते हैं डार्क एनर्जी, उसको ऑब्जर्व करना और मुश्किल है, वो बोलते हैं कि 68% ऑफ यूनिवर्स है। और ये जो डार्क एनर्जी है यही यूनिवर्स के एक्सपेंशन में मदद कर रहा है। अब डार्क मैटर क्या है, कैसे ऑब्जर्व करेंगे? डार्क मैटर तो हमको दिख नहीं रहा है, हम तो उसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? तो इसमें एक टर्म यूज हुआ विम्प। विम्प का मतलब है, यहाँ कहीं दिया हुआ है, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, विम्प। अब ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, सॉरी ये जो विम्प हैं, ये जब दो विम्प कोलाइड करेंगे तो ये एक दूसरे को एनाइलेट कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। तो जब वो प्रोसेस होता है ना, वो कोलाइड करने का और एनाइलेशन का, तो उसमें हाई एनर्जी पार्टिकल जैसे कि गामा रेज रिलीज होते हैं, तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये पेपर उसी पे है, ये जितना ये है ना आर्टिकल, ये एक पेपर पे लिखा गया, पेपर का रिव्यू है शायद, कि भाई देखो कैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने बोला है कि देखो हम तो यार ऑब्जर्व कर लिए हैं। तोमोनोरी तोतानी of University of Tokyo has claimed to have identified just such a gamma ray signal in his study using data from Fermi Gamma Ray Space Telescope। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो विम्प का जो कोलिजन और एनाइलेशन का जो प्रोसेस है जिसमें गामा रेज रिलीज होते हैं, वो इसने डिटेक्ट कर लिया है। तो अब ये कह रहे हैं, अब इस पेपर का जो भी इन्होंने पेपर पब्लिश किया उसका रिव्यू हो रहा है, लेकिन आप लोग इतना समझिए कि विम्प क्या होता है। तो डार्क मैटर का जो पार्टिकल्स जिससे वो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं विम्प। जैसे बैरियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, वैसे ही डार्क मैटर में बनता है विम्प। और विम्प जब कोलाइड करते हैं और एनाइलेट करते हैं एक दूसरे को, तो गामा रेस प्रोड्यूस होता है। तो इसमें कुछ और टर्म्स यूज किए हुए आर्टिकल में, जो ऐसे तो काम के इस आर्टिकल में वो क्यों यूज किया है वो समझाते हैं पहले। कि ये जो गामा रेज है ना, ये गामा रेज केवल ऐसा नहीं है कि ये विम्प जब कोलाइड करेगा एनाइलेट करेगा तभी रिलीज होगा। गामा रेज रिलीज होंगे जब सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, या न्यूट्रॉन स्टार जब रोटेट करेगा बहुत तेज, या ब्लैक होल्स से वो होता है, एमिट होता है। अब देखिए सुपरनोवा क्या होता है, कोई भी स्टार वो जब अपना पूरा उसका जो फ्यूल है उसके अंदर एकदम कोर में फ्यूजन चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, तो वो जो फ्यूज हो रहा है जो भी फ्यूल, वो जब खत्म हो जाता है तो ये स्टार एक्सप्लोड करता है, और वो उसको बोलते हैं हम लोग सुपरनोवा। अब वो जब एक्सप्लोजन कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, एक बार एक्सप्लोड किया फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, तो वो एकदम जब कॉन्ट्रैक्ट होके अगर सर्टेन साइज है सन का, मतलब उस स्टार का, तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। अगर थोड़ा बड़ा है उससे, तब बनेगा वो ब्लैक होल। जैसे हमारा जो सन है ना, वो कभी न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल नहीं बनेगा, वो लास्ट में बन जाएगा एक वाइट ड्वार्फ। तो आप सुपरनोवा आप समझ, आप याद रखो। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है कि एक 10 12 15 20 किलोमीटर के रेडियस में बहुत ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। अब न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा तेजी से रिवॉल्व करता है, वो रिलीज करता है गामा रेज, उसको बोलते हैं गामा रे बर्स्ट। तो ये बोल रहे हैं जो उनके क्रिटिक हैं इन बंदे के, जो भी ये पेपर पब्लिश किए हैं, कि भाई गामा रे बर्स्ट तो वो न्यूट्रॉन स्टार से भी होता है। ब्लैक होल्स क्या होते हैं आपको पता होगा, कि एक ऐसा स्पेस में एक ऐसा प्लेस ही समझ लो जिसमें लाइट भी स्केप ना कर सके। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रांग है। आप सोचो कि वो सुपरनोवा हुआ है, बहुत बड़ा स्टार है, सन से एटलीस्ट 3 गुना बड़ा है, और उसमें एक्सप्लोजन हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के एकदम एक छोटे से जगह में कॉन्सेंट्रेट हो गया है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का इमेज लिया गया था 2019 में, 2025 में शायद, या कभी एक क्वेश्चन भी आया सिंपल सा ब्लैक होल पे। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है?
सबसे पहले आप याद रखोगे, ये सब भूल जाओ, बैरियन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, बैरियन, ये सब भूल जाओ। आप याद रखो डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या होता है? वो मैटर है जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डार्क मैटर। तो और डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ वो नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। क्या रिएक्ट नहीं करता है का क्या मतलब हुआ? जैसे आप अभी एक लाइट लाइट का आप टॉर्च लो और आप किसी भी चीज पे, किसी भी मैटर पे, किसी भी मटेरियल पे आप उस टॉर्च को मारो, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होगा, आपको मे बी दिखे नहीं। जैसे आप आईने पे मारोगे मिरर पे, तो ऑब्वियसली दिखेगा कि हाँ देखो ये रिफ्लेक्ट हुआ। डार्क मैटर वो भी नहीं करेगा, उसमें लाइट अगर जाएगा भी तो वो अ, उसको पास कर जाएगा, उससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो डार्क मैटर क्या होता है? ऐसा मैटर जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और ये यूनिवर्स का 27% बनाता है। इसको हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं भाई? डार्क मैटर जो दिख ही नहीं रहा है, जो है, जो क्या मतलब है हम लोगों को? इसको अगर हम लोग समझेंगे ना, तो हम लोगों को पता चलेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये हम लोगों को समझने में बहुत मदद करेगा। उसके अलावा एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसको बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है? नाम ही है पार्टिकल। अब जो एटम को पढ़े, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़े, ये सब जो को ब्रांच को पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग डार्क मैटर को समझ लेते हैं, तो हम लोगों को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझने में प्रोबेबली मदद मिलेगा। और पार्टिकल फिजिक्स का जो वो है, क्या बोलेंगे, जो अभी तक का अचीवमेंट है, उसको हम लोग बहुत आगे तक पहुंचा पाएंगे अगर हम लोग डार्क मैटर को समझ जाते हैं। उसके अलावा डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी पे भी हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, इतना अनुमान लगाया जा रहा है कि जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है वो डार्क एनर्जी करवा रहा है। फिर आपको विम्प अगर याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो भी ठीक है। उसके बाद ये गामा रेज, आपको बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ना आप याद रखो कि क्या है। रेडियो वेव आता है, फिर माइक्रोवेव आता है, फिर इंफ्रारेड आता है, विजिबल लाइट आता है, अल्ट्रावायलेट आता है, फिर एक्सरे आता है, गामा रे आता है। आपको याद है तो ठीक है, मेंस में भी कभी काम आ जाए। नहीं याद है तो टेंशन नहीं लेना है। आपको सुपरनोवा वन वर्ड एसोसिएशन याद रखना चाहिए। व्हाट इज सुपरनोवा? नोवा, इट इज an explosion that occurs when a star has exhausted its fuel. Simple. What is a neutron star? When a supernova contracts, जब एक सुपरनोवा कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड द साइज ऑफ द स्टार इज समवेयर बिटवीन 1.3 to 3 टाइम्स ऑफ द स्टार ऑफ आवर सन, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। 3 गुना से बड़ा होगा तो ब्लैक होल बन जाए। तो अपना स्टार ना, अपना सन ना न्यूट्रॉन स्टार बनने वाला है ना ब्लैक होल बनने वाला है। तो एक टर्म छूट गया, वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये अभी यूज भी हुआ है। ये स्पेस टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, या ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स भी यूज कर सकते हैं। आप सोचो कि आपको ना, ये एक गैलेक्सी है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, इस गैलेक्सी से जो लाइट आ रहा है ना, वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन आप तक नहीं आ रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ढेर सारे उसके सामने, यहाँ पे एक गैलेक्सी और है। गैलेक्सी है, सुपर मैसिव एकदम गैलेक्सी है, बहुत हेवी है। इसके कारण जो स्पेस टाइम है वो वार्प हो गया है। अब ये क्या होगा, ये जो लाइट इधर से आएगा ना, जो ऐसे जा रहा है ना, ये क्या होगा, ये लाइट ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे जाने की जगह ऐसे हो जाएगा और आप तक लाइट आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग यूज होता है स्पेस ऑब्जर्वेशन में। वो क्या करता है कि एक बहुत मैसिव गैलेक्सी या कोई ब्लैक होल, बहुत ज्यादा भारी ब्लैक होल है, जो पूरा अपना जो इर्द गिर्द जो पूरा स्पेस टाइम है उसको एकदम भयानक तरीके से वार्प किए हुए है। उसके पीछे कोई स्टार है, कोई प्लेनेट है, कोई गैलेक्सी है, उससे लाइट आ रहा है जो आप तक नहीं पहुंचना चाहिए था, वो उस चीज को कॉन्सेंट्रेट कर देता है आप तक।
वो लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है, आप तक डिफ्लेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इससे अगर यूपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज यूज्ड इन, आपको याद रखना है, स्पेस ऑब्जर्वेशन, बस उतना ही आना चाहिए, उसके अलावा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग आपको याद रहना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में है और पीटी में सवाल बनता है। फिर रीजनल में अगर चलते हैं तो कार पूलिंग ऐप। कार पूलिंग क्या होता है कि आपको भी उसी लोकेशन जाना है, हमको भी उसी लोकेशन पे जाना है, आपके पास कार है, ऐप है, तो भाई चल लो साथ में। कंसिडर सस्पेंडिंग टोल बोर्ड्स। देखिए होप AQI रिड्यूसेस बाय एंड ऑफ स्कूल वेकेशन, ये CGI होप कर रहे हैं। फार्मर्स की अल्टीमेटम टू स्टॉप इथेनॉल पे हम लोग बात की, आपको पता रहना चाहिए इथेनॉल किस चीज़ से बनता है, E20 क्या है, ये सब। आप लीडिंग इन पंजाब, 10% वेकेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। DU में CUET, दीपम रो, ये वही हमारे जस्टिस हैं जिनके खिलाफ आने वाला है मोशन रिमूवल का, अब आएगा कि नहीं पता नहीं। गोवा कोर्ट रिमांड्स लूथरा ब्रदर्स वापस गोवा पहुंच गए हैं। सो मोटो केस आरजी रेप केस आरजी कर रिटर्न वोट। अब ये देखिए बिहार में क्या हुआ, एक स्कीम लाए थे सरकार जस्ट चुनाव के पहले कि 10,000 देंगे महिलाओं को, देना तो और ज़्यादा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट उनका 10,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था। अब बोल रहे हैं कि भाई ये जो अमाउंट है ये कुछ मेल्स को भी चला गया है, तो उन मेल्स को नोटिस जा रहा है कि भाई हमारा पैसा वापस करो। सरकार बोल रही है कि 10,000 वापस जमा करो, तो ये बोल रहे हैं कि हम 10,000 देंगे, उसके पहले तू मेरा वोट वोट लौटाओ तो हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। कबड्डी प्लेयर मर्डर, यूनियन एक्सेप्ट रेजिग्नेशन ऑफ डबिंग आर्टिस्ट, यहाँ पे ठीक है, सॉरी। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी PYQ देखते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन पे एक सवाल आया था, The simultaneous elections to the Lok Sabha and the state assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering, but it will reduce the government's accountability to the people. Discuss। इसमें आपको देखिए केवल ये वाला पार्ट नहीं लिखना है कि इट विल रिड्यूस गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी, आपको इस पे भी थोड़ा स्पेस देना है। लिमिट द अमाउंट एंड टाइम ऑफ मनी स्पेंट इन इलेक्शनियरिंग, इस पे भी आप थोड़ा सा दोगे। आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद आप इस पार्ट को थोड़ा सा टैकल करोगे 30-40 वर्ड्स में, उसके बाद 20-30 वर्ड में, उसके बाद आप मेन मुद्दे पे आओगे कि इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। डिस्कस। उसके बाद प्री में एक क्वेश्चन आया था 2016 में UNCCD पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ये स्टेटमेंट सही है। इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये इसका जो फोकस है वो केवल साउथ एशिया नहीं, पूरा एशिया है, पूरा अफ्रीका है और लैटिन अमेरिका है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच, एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट दोनों 1 और 3 UNCCD के अबाउट अस वाला जो पेज है उसमें हूबहू दिया हुआ है। ये एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, उसको 2 पार्ट में काट के ये दे दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा 1 और 3। यूपीएससी बहुत ऐसा सोर्स होता है जो आपके सामने है और आप उसको रेफर ही नहीं करते और इधर उधर भागते रहते हो कि भाई ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा मेल रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेल कर सकते हो। थैंक यू।